से कनेक्टेड रखने वाली आज़ा, फिर वो आज़ा से कनेक्ट होने वाले कुव्वत, फिर वो कुव्वत से होने वाली अफ़आल यानी फील। ये था हमारा तरीका सीखने का। पहले हमने उस चीज की कैफियत सीखा, उस कैफियत से होने वाली मिजाज, उस मिजाज से संबंध होने वाली अखलाक, उस अखलाक से रिलेटेड आज़ा, उस आज़ा से रिलेटेड उसकी कुव्वत और फंक्शन। ये था हमारा एक तरीका बेसिकली। लेकिन हमने कैफियत को छोड़ के, कुछ लोग आज़ा को भी छोड़ के सिर्फ अफ़ाल पे आ गया और उसकी गैर तबी अफ़ाल के ऊपर इलाज करने की कोशिश की। अब यहाँ लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि हमको कम से कम, हम लोग कोई भी बीओमस डॉक्टर या बीओमस हकीम हो, अगर सपोज हमारी कंसेप्ट कैफियत के ताल्लुक से, मिजाज छोड़ो, आज़ा छोड़ो, अफ़ाल छोड़ो, फील छोड़ो, कम से कम हमारी जो थॉट है वो ज़ौजेन में अगर बांट के चले, यानी कि दोनों पहलू, हार हो या बारिद हो, जो भी हो, उससे हमको गलती की इम्कानात बहुत कम हो जाते। ये सिर्फ और सिर्फ बात नहीं, दवा की मामला नहीं। तो कम से कम वो आदमी की क्वालिफिकेशन, उस आदमी की शक्ल सूरत, वो आदमी किस मकाम के रहने वाले हैं, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज्यादा उसकी अगर कैफियत मैंने जान लिया तो बात जल्दी बन जाती। मिसाल के तौर पर मुझे वो ऑफिसर थोड़ा डरपोक है, डरता है सबसे, तो उससे अगर इन्फ्लुएंस करना है तो उसको एक सफरा की, यानी कि एक हरारत की, एक हरकत की, एक हैजानी कैफियत की जरूरत पड़ती है ताकि उसके अंदर में कोई इन्फ्लुएंस में भी, वो बलगमी हो सकता है, उसकी मिजाज में ठंडक हो सकता है, उस मिजाज में मनफी कैफियत हो सकती है, उस मिजाज में थोड़ा सा सुस्तीपना, कैदीपना, कायली, ये मिजाज या इस कैफियत उसके अंदर है। तो किसी ने हमको बताया कि वो आदमी के पास अगर जाना है तो आदमी थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गुस्से से, थोड़ा कुर्सी पे हाथ नहीं, क्या हाथ मार के उससे बात करो तो जल्दी बात बन जाएगी। ये इसकी कैफियत से हमने अंदाजा लगाया, सिर्फ एक की, बाकी कुछ नहीं। या समझे वो आदमी थोड़ा सा गुस्सा है, गुस्सा करता है, सफरावी ऑफिसर है वो, उसके सामने तुम्हारी डराना, तुम्हारी मतलब दिखावा, वो सब उसके पास नहीं चलता है। तुम बोलेंगे सुपारिश लेके गया मिनिस्टर की या बड़े प्राइम मिनिस्टर की, कोई उसके पास कुछ नहीं चलता है, उसका चलता है। तो हमको मालूम पड़ा कि फलाना आदमी के मिजाज में सफरा का या गुस्से का गलबा है, तो बात अगर बनाना है तो थोड़ा सा बलगमियत, थोड़ा सा ताजगी, थोड़ा सा मुबर्रिद, एक मुरत्तिब असर जब लाएंगे तो इसके अंदर असरअंदाज कर सकते। तो ये भी कुल्लियात से, एक कुल्लियात की एक मदद है, इसी को सब बोलते हैं ना कुल्लियात। अगर किसी ने पूछा कि कुल्लियात से क्या फायदा, कुल्लियात से आपको दुनिया की कोई भी चीज की रैशनली, कि रैशनली का मतलब सबको रीजन चाहिए ना, सबको मतलब एक मंदिक या लॉजिक चाहिए। तो दुनिया की कोई भी चीज को, कोई भी चीज की क्वालिटी को रैशनली समझने के लिए यू शुड नो कुल्लियात। तो दुनिया में दो आदमी को अगर हमने समझ लिया गुस्से वाले ठंडे, तो ज्यादातर हमारी दुनिया की मुश्किलात दूर हो जाती। कम से कम अपने हस्बैंड की कैफियत में कम से कम ज्यादा कैफियत मत रखो, ये सौदावी है, दम भी है, बलगमी, कम से कम इतना तो कोशिश करो कि मेरे हस्बैंड सफरा है या बलगमी, या मेरी बीवी सफरा है कि, तो बहुत सारे चीज से, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत सारे इश्यू से आप या हम बच सकते। यही हमको आजमाना है, अडॉप्ट करना है, किसके ऊपर, दवा के ऊपर या कुलियात के थ्रू। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हरारत बरूदत, ये एक फाइल
प्राइमरी कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं प्रिंसिपल, या शुरुआत में होने वाली फर्स्ट चीज है वो कौन सी, ये हॉट एंड कोल्ड। ये हॉट एंड कोल्ड से होने वाली जो सेकेंडरी कैरेक्टर है, सेकेंडरी जो कैफियत है, उसको हम तर बोलो या खुश्क बोलो, ये दोनों मिलके चार मिजाज बनते हैं, गरम खुश्क, गरम तर, गरम बारिद रतब, बारिद याबिस, ये चार मिजाज उसी से बनता है। अब आपको मालूम पड़ा है कि आपको किस लिहाज से आपको मतलब गर्मी तो मालूम पड़े, दवा की मिजाज में गर्मी है, लेकिन कौन सी गर्मी है, ये फिर तुम्हारी खोज और बढ़ गई, कौन सी गर्मी है, मतलब गरम खुश्क है क्या, गरम तर है क्या, गरम खुश्क है कि गरम तर है, सेकेंडरी तुम्हारी खोज होगा। पहले तुमको तो मालूम पड़ा गरम दवा गरम है, अब गरम दवा बोले तो क्या क्या है, तमाम मसालेदार चीज, तमाम इसमें ही आ गए, किसमें, तुम्हारी गर्मी में ही आ गए। लेकिन गर्मी में खुश्की के साथ अगर गर्म हो रहे तो उसमें सफरा की एक आदत, मतलब एक बिहेवियर रहेगी। अगर वही गर्मी तर के साथ आ रहे तो एक थोड़ा सा सुलूक अच्छा रहेगी, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगी। सो उसमें क्या हुआ कि इस चीज को जानने के साथ में मैं अक्सर ये कहते हैं कि आप वो मैं कोई भी कंफ्यूज हो जाते कि चार में मिजाज में आने के बाद सर्दी में आप लोग को मुसखिनात और मुबर्रिरात को जानने की बहुत सारे तरीके हैं। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मेरी जाती तजुर्बा क्या है, मैं कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है ये बारिद है क्या या गर्म बीमारी न समझने के, मैंने एक फॉर्मेट बना के रखता। मिसाल के तौर पे किसी को मशरूब आमले लिख के दिया, जवारी शरमस और एक ठंडा 3 दवा लिख के, एक हफ्ते का दवा भेज देते, बोला ये खा के आओ। जैसे हम में पढ़े नुस्खे खलल शिकम, नुस्खे खलल शिकम में बेसिकली जो बीमारी का डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होता है, तो वो टाइम पे हम लोग ये जो बादियान वगैरह उसके अंदर डाल के 15 डेज या 15 दिन देते, उसके बाद में या तो बीमारी की तमाम सिम्टम्स बाहर आ जाएंगी, या शायद वही खल्ले शिकम की वजह से अगर कोई इश्यूज हो रहा है उससे अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है जो शुरुआत करते हैं हम लोग, दो ग्रुप बना के रखो, गर्म दवा की एक शरबत, एक सफूफ और एक माजून, और एक ठंडा शरबत और शफूफ और एक माजून या जवारिश, 3 या 4 दवा मतलब एक हफ्ता इस्तेमाल करो। एक हफ्ते के बाद में जब पेशेंट तुम्हारे पास आएंगे, 2 रिजल्ट 3 रिजल्ट नहीं देखेंगे। क्या रिजल्ट देखेंगे, डॉक्टर साहब काफी आराम है मुझे। दूसरे क्या बोलेंगे, मेरा बीमारी ज्यादा हो गई। अगर सपोज आपने दवा को नाम से दिया तो आपको समझ में नहीं आएगी बीमारी की क्यों बढ़ गई, क्या कंटेंट होगा, इसकी कंटेंट उसकी सूट नहीं होगा, उसकी जो जुजू है उसके अंदर जो मफरदात थे कई तकलीफ दी, आप कंफ्यूज हो जाएगी। इसी जगह पर आप इतना याद रखो, मैंने जो भी जवारी शर्मा से किसने सी दिया, भले उसके अंदर कोई भी कंटेंट मुरक्कब हो, लेकिन उसके इजमाली यानी मजमूई तौर पे, तो अगर सपोज हम लोग ने ये इश्यूज के लिए हमने उसकी मिजाज के हिसाब से उस चीज को सोचने लगा, तो क्या होता है कि उसमें आप लोग को फायदा ये मिलता है कि इतना तो मालूम पड़ेगा हमको क्या हमारी जो सोच था या हमारी जो ये था कि दवा के कंटेंट तो है ही, हमने जुज़े आज़म पढ़े, उसके अंदर बहुत सारी चीज पढ़ के रख कि या फलाना गरम मसाला इसलिए तकलीफ, उसकी बजाय एक मजमूई तौर पे हर बीमारी आपको ऐसे, जैसे आपने हमारा लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया तो आप लोग को थोड़ा सा दवा लिखने से पहले कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में ये आता है कि उसके अफ़ाल खवास से ज्यादा कुलियात के एतबार से दवा, जैसे अभी उम्मा जदीद है, सर्द खुश्क है, उसके अंदर फिर भी गौदन है, सर्द खुश्क फर्स्ट और सेकंड डिग्री जो भी हो, वो बुखार में काम कर रहा है, इसलिए उसका नाम रखा हो क्या उम्मा जदीद। लेकिन वो कभी कभी कसरत तम्स में इस्तेमाल करते
देते हैं, कभी इतिला में देता है, कभी वो सल्सल बॉल में देता है, कभी बोले फराश में देता है, कभी क्रोनिक डायरिया में देता है, कभी आईबीएस में देता है। मरीज कोई भी बीमारी बताओ आपको, तो वो बीमारी जैसी कोई दवा के अंदर कोई भी कंटेंट रहे, उसको मजमूई तौर पे उसकी क्वालिटी के, जैसे भी मेरा पेशेंट आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है, सर दुख रहा है, नज़ले की शिकायत भी है, और मुझे एलर्जी भी है, मुझे सांस फूलता है, मुझे टेनिस एल्बो है, मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम है, मैं थोड़ा ओबीस हूँ, और मेरी एज, उसकी एज 45-50 का हो, तकरीबन 8-9-10 बीमारी अगर बता दिए, उस बीमारी की उस सिम्टम को जोड़ने की कोशिश करें। जोड़ने का मतलब उसने तुमको बहुत सारे डिजीज का नाम बताया होगा, लेकिन उसकी पूरी की डिजीज को एक में कन्वर्ट किया, यानी कि ये उसकी प्रॉब्लम ऋतु भी है, उसका प्रॉब्लम ऋतु भी है, इस ऋतुवत की वजह से उसको आसाब में प्रॉब्लम हो रहा, उस आसाब की वजह से उसकी फलाने तकलीफ, पैरेस्थेसिया हो, नमनस हो, जो भी हो, ये सब सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी कुलियात मरीज को क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको समझ गया हो, ये औरत का एज भी, ऋतु भी, ये खुद की मिजाज भी ऋतु भी, जो भी कंप्लेंट बता रहा है ऋतु। तो एक ही तौर पे मरीज को हमने क्या किया कि मजमूई तौर पे, कुलियात के तौर पर तमाम चीज को हम एक में कन्वर्ट करके देखी। सेम मेथड दवा, कोई भी दवा में मौजूद है, तो फट करके, ताकि क्या होता है कि अपने तबाबत में हम ज्यादा उल्टा सीधा। यहाँ बेसिकली याद रखो, एक थोड़ा सा मिसाल के तौर पर कोई चीज को मैं बताना चाह रहा कि कैफियत कैसे काम करता है अप्लाइड पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अफीम है, ओके, तो अफीम तो ममनू है, मुखद्दिर है, मुनव्विम है, तो एक इंतहाई मतलब एक बेहतरीन दवा भी है, और साथ साथ वो मुनव्विम और मुखद्दिर होने की वजह से बहुत सारे कानूनी, बहुत सारे लीगल इश्यूज है उसके साथ इस्तेमाल करने में, यू नीड एक्साइज ड्यूटी। एनीवे, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन में करते हैं अफीम को, उसकी जो पोटेंशियल, उसकी जो ये सब दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी की जो शायद अफीम अफगानिस्तान में होते, तो पूरी दुनिया का जो नजर है, इसलिए अफगानिस्तान, अमेरिका, रशिया की नजर अफगानिस्तान के ऊपर नहीं, वहाँ की जो बेसिकली उसकी अफीम और उसकी जो वहाँ की जो इस ओपियम के ऊपर। अगर सपोज अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इतना परफेक्ट मालूम है, बहुत सारे एडीबूटी कैफियत में या बहुत सारे मुख्तलिफ किताबों में लिखे गया, लेकिन जो चीज में आपको पक्का मालूम है, उसमें दो पहलू मैं आपको बताता हूँ। एक पहलू जैसे अमला सर्द खुश्क है, लेकिन दवा के दर्जे के हिसाब से फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री में, फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री के बीच में आमला खा के को जबान में बाद में थोड़ा सा एक पकड़ सेंस लाइक एक कब्जियत फील होती है तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, ओके। मिजाज है अफीम का भी, लेकिन अफीम दर्जे चारों में, क्योंकि दर्जे चारों की वजह से उसके अंदर उसकी सेम है कुलियात के हिसाब से, दोनों बारिद याबिस है, लेकिन उसकी पोटेंशियल या उसकी ताकत के हिसाब से एंटायरली डिफरेंट है। लेकिन फिर भी आप लोगों को दोनों में नजले में इस्तेमाल करते हैं। इसे नजले हार है मिसाल के तौर पे, तो आमला जैसे भी आयुर्वेदिक वाले इतनी आमला के बारे में इतना वाह 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 करते करते, अमेरिका वाले को आदत, उन लोग हर चीज को साइंटिफिकली रैशनली उसको रिसर्च करते। तो अमेरिका वाला क्या किया, बोले यार इनका कोई भी दवा दो, रसायन बोलो, माजून बोलो, कि हर चीज में आमला इतना उन लोग तरजीह क्यों दे रहे। उन लोग ने यहाँ हिंदुस्तान से पूरा आमला लेके गया, बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किया, उनके हिसाब से उन लोग ने रिसर्च किया। रिसर्च के बाद में उन लोग ने क्या बोला, तुम लोग जितना वाह वाह करते आमला के बारे में, आमला उतना कुछ खास कुछ मतलब तिब्बी फवायद नहीं है, सिवाय उसके अंदर थोड़ा सा विटामिन सी है। तो विटामिन सी का एक लिमिट है, उसको क्या फायदा। यहाँ कुलियात का, या अपने रियल सेंस से कुलियात की अहमियत समझ में आती है। कुलियात तो फिजिक्स है, ज्यादातर फिजिक्स की बातें करते हैं, और विटामिन सी केमिस्ट्री है। और विटामिन सी हम ज्यादातर काम तक लेके जा सकते हैं, विटामिन सी थोड़ा सा खट्टा रहते हैं, तो वो एक्चुअली ठंडा रहेंगी,
وہ زیادہ تر صفراوی اینٹی وائرل کے طور پہ آملہ کو استعمال کر سکتے. اتنا ہم سائنٹیفکلی بایو کیمسٹری سے اس کو جوڑ سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں جا سکتے. اگر فزکس کے ساتھ جوڑیں گے اس کلیات میں کیا آ رہے ہیں, یہ انتہائی قسم کی بارد ہونے کی وجہ کے ساتھ اس کے اندر ایک یبوست پیدا کرنے والی ایک کوالٹی بھی, اس کی وہ بارد یابس ہے, 4th ڈگری آبس قابس مجفف جو بھی اس کی اس سے پیدا ہونے والی اثرات آبس قابس مجفف کس سے, اس کی سبب کیا ہے, ہر بارد یابس. اوکے, افیون کا بات تو یہ ہو گیا. سیم ہو گیا آملہ, آملہ کی بارد یابس یہ ہے لیکن فرسٹ ڈے. اب آملہ کو ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں بیسیکلی فزکس کے حساب سے, اگر آپ کے بایو کیمسٹری کے حساب سے بات کریں تو وائٹامن ڈیفیشنسی, سی کی ڈیفیشنسی ہو یا سمجھو کوئی صفراوی ہو, بس اتنا زیادہ نہیں. لیکن ہم سب سے پہلے بولیں گے آملہ مبرد ہے, مجفف سب بات مبرد ہے. اب اس کو ہم نے صفراوی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں, سودا میں اتنا کام نہیں کریں گے, صفرا میں اور دمبی میں دونوں میں فائل آ رہے, اس لیے دمبی امراض میں اور صفراوی امراض میں یعنی کہ 50% آف ڈیزیز میں آملہ کام کرے گی. یعنی 4 مزاج ہیں, 4 مزاج میں صفرا اینڈ دمبی اور 50 ہو, یعنی 50% بیماری میں آملہ کام کرتا ہے. ناٹ دس پوائنٹ, 50%. رہا سوال بلغمی اور صفراوی میں, اس کی ضرورت کچھ لوگ تکلیف دے سکتے لیکن ضروری نہیں. تو اتنا تو پکا ہے یہ مبرد ہونے کی وجہ سے ہر بیماریوں میں 100% فزکس کے حساب سے کام کرے گی. اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ سمجھو افیون بہترین آبس قابس مجفف ہے. کل لاسٹ لیکچر میں نے بتایا کہ کسی کو بتا رہے کہ افیون بہترین ہائپوگلائسیمک ایجنٹ ہے. افیون ہم اکثر استعمال کرتے کہ کرونک سیلان میں کہیں بھی ایک بہاؤ ہو تو کرونک سیلان میں کام کرتے جیسے ایلوپیتھی دوا, تو اسی میں بھی جہاں سیلان جہاں فلو ہو اس کی خشکی کی وجہ سے افیون کے اندر برودت سے زیادہ خشکی ہے, برودت ہے لیکن خشکی ہے. آملہ کے اندر خشکی کم ہے, برودت کے حساب سے فرسٹ ڈگری. اب وہی آملہ جہاں کام کرتے اگر سمجھو فاسٹ ریزلٹ کے, یہ دونوں دوا ایک ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک اکیوٹ کے طور پہ افیون استعمال کر سکتے ہیں, اب آپ دھیرے دھیرے استعمال کرنا ہے افیون کا, وہی ریزلٹ آپ کو آملہ بھی دیں گے. ابھی آپ کے پاس ایک اب پیچش ہے جو آپ کی جلاب کو کم کرنے, تو وہ آپ نزلے میں دے سکتے ہیں, سیلان الرحم میں دے سکتے ہیں, شوگر میں دے سکتے ہیں, درد میں دے سکتے کہ خشکی کریٹ کر کے نرو کنڈکشن کو کم کریں گے, ایک مخدر اثر کریں گے. تو انالجیسک ہے, سیلان الرحم میں استعمال کر سکتے, کرونک ڈائریا میں, صورت انزال میں, احتلام میں, جریان میں, وہ سارے جگہ پہ اس کو استعمال کر سکتے. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے ساتھ یہ چیز اگر سپوز اس کو یہ کہ بھی کچھ دوا مریض کی مزاج نہ جاننے کی وجہ سے, مریض کی مزاج نہ جاننے کی وجہ سے یہ افیون آپ کو تکلیف دے گی. جیسے فار ایگزامپل اس کی اپوزٹ آپ پڑھ کے دیکھو, آپ کو پوری اور سمجھ میں آئے گی. آپ کے ہاتھ میں دتورا ہے, دتورا ایک دم افیون کی ایک دم اپوزٹ مزاج ہے, ہار یابس. کچھ جگہ پہ کسی نے پوچھا افیون کا اپوزٹ مزاج کیا ہے, ہار یابس سب, یعنی کہ جتنا افیون کام کرتے اس کو اپوزٹ. اس لیے کچھ جگہ پہ لکھا جس کو افیون کی عادت ہو, افیون چڑانا ہے, تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اس کو حب شفا دو, 10-15 دن اس کی افیون کی عادت چھڑے. تو اگر ایک صفراوی مریض ہے, اس کو کوئی نزلہ یا کوئی زکام جیسی پرابلم ہو گیا, تو مریض کا مزاج صفراوی ہے اور مریض کو ہوا بلغمی امراض. تو یہاں مریض کی کیفیت, مریض کی کلیات کے حساب سے مریض کی مزاج گرم ہے, مریض کو اگر بلغمی ہو گئے تو اس میں زیادہ تر کوشش کرو مریض کے مزاج کے اعتبار سے اس کو
बारिद याबिस से अच्छा उसका हार याबिस यानी अब्बे शिफा से ज्यादा उसको अफ्यून कंडम दवा अच्छे रिजल्ट मिलेगी। क्योंकि अब्बे शिफा आपने दिया, गर्म है, ठीक है, आपने मान लिया इसकी नजला है, उसकी गर्म बीमारी के लिए मैं इलाज कर रहा हूँ, मेरे पास इसके बलगमी अमराज के लिए मैंने गर्म दवा अब्बे शिफा दे रहा है, दोनों परफेक्ट है। आपकी दवा के ताल्लुक से, अब्बे शिफा के ताल्लुक से आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट है और उसकी जो नजला हो रहा है वो भी परफेक्ट है। लेकिन मरीज की मिजाज आपने जाना नहीं, मरीज को शायद सफावी मिजाज अगर रहा तो वक्ती तौर पे शायद उसको फायदा हो सकती है, लेकिन वो फायदे से ज्यादा उसको नुकसान हो सकती है। मिसाल के तौर पे उसकी गला सूख रहा है, उसकी प्यास ज्यादा लग रहा है, उसकी बॉडी टैकिकार्डिया हो गया, गर्मी लग रहा है, कभी अर्टिकेरिया हो रहे हैं, कभी बेचैनी हो रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो गया, मतलब ये सब चीज की वजह अब्बे शिफा है नो डाउट। लेकिन आपने जो जिस आदमी को देना चाहिए उसी को आपने मिजाज नहीं देखी। जबकि अगर वो मरीज अगर समझो बलगमी नेचर का मरीज अगर रहा तो वो आप उसके ऑपोजिट अगर समझो क्या नाम है उसका अब्बे शिफा देने से उसको एकदम फिट बैठे, आपके उनकी मिजाज के एतबार से भी फिट बैठे पेशेंट की, और मर्ज की मिजाज के एतबार से वो फिट बैठे। ये अक्सर हम लोग क्या होते हैं कि हमारे साथ इश्यूज यही शुरू होते हैं। वो अगर स्किन का भी डिजीज रह दो, मरीज अगर सफा रहना चाह रहे हैं तो उसमें अगर सर्द खुश्क दवा दिया तो काफी रिजल्ट मिलेंगे। अगर उसको गर्म खुश्क भी दिया तो खुश्की करने के हिसाब से दिया होगा, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ता है। मरीज बलगमी है, उसको अगर एक्सिमा हो गया तो वो हिसाब से आपको गर्म खुश्क या कोई भी ऐसी चीज दे सकते जिसमें गर्म हो। तो ये चीज कहाँ से शुरू होते कि बीमारी का और मर्ज का और मरीज का दोनों को मिजाज अक्सर कुछ लोग बोलते डॉक्टर साहब आप नब्ज देख के क्या देखते हैं? नब्ज से, नब्ज देख के बेसिकली बीमारी से ज्यादा बीमार यानी कि मरीज की कैफियत जान लेना जरूरी है, क्योंकि मरीज की कैफियत तो बदल जाती है बीमारी के हिसाब से इधर उधर, लेकिन फंडामेंटली उसकी जैसे कोई आग है, आग बुझे या भटके या कोई भी शोले बने, आग ही रहेंगे ना। तो कोई बताए यार ये आग अभी समझो बहुत स्ट्रांग हो गई या कम हो, कैसे मालूम पड़े? तो आपका एहसास है वो आपको मालूम पड़े, आप दूसरी चीज में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं बिल फील और बिल कैफियत उसके अंदर ताकत रहता ही है, बदलता नहीं वो। तो यहाँ हमको दोनों की मिजाज में, मरीज की मिजाज बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो पैदाइशी मिजाज है उसकी, कि वो बदल नहीं सकते उसके अंदर, समझा? तो इसको ये चीज याद रखने का कि इसमें दोनों जानना जरूरी है। बोलिए। अब एक सवाल ये होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि दतुरा की मिजाज के एतबार से, दतुरा भी दाफे नजले के लिए इस्तेमाल कर सकते और अफीम भी दाफे नजला में इस्तेमाल करते। सवाल डाउट ये होते कि दतुरा के बारे में भी, यानी कि दतुरा अल्बिकेंस वो भी नजले के लिए अच्छे, अफीम भी, दोनों अव्वल नंबर एक्सट्रीम। यहाँ अपने को मरीज और मर्ज की कैफियत जानना और कुलियात की अहमियत यहाँ शुरू हो जाती है। जो कुलियात नहीं जानते हैं वो कभी अब्बे शिफा नहीं मिले तो अब्बे नजला लिख के देंगे, मरीज को नहीं देखता। अब सपोज आपके यूनानी फार्मेसी में जब हम जानने की कोशिश करते इसके बारे में क्या नाम उसकी कैफियत को, उस कैफियत को हम क्या कह सकते कि एक हिसाब से हम उसको तबीयत भी बोल सकते, यानी कि इस दवा की तबीयत क्या है, इस मर्ज की तबीयत क्या है, या आपकी तबीयत क्या है, इससे मुराद क्या है, आपकी कैफियत क्या है, आप कैसे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हुआ कि आपकी किस हालत में, उसी के लिए हम पूछते हैं ना तबीयत क्या है। हम सब तबीयत को बीमार से उनकी तबीयत सही नहीं, वो आम इंसान की इस्तेमाल करने वाले लफ्ज है उनकी तबीयत सही नहीं। जब हकीम बात करते हैं कि आपकी तबीयत क्या है, यानी कि इस गिजा का तबीयत क्या है, इस गिजा का तबीयत गर्म है, इस मशरूब का तबीयत क्या है, इस मशरूब का तबीयत ठंडा है, इस दवा का तबीयत क्या है, इस दवा का तबीयत गर्म है। तो उसको जानने के बगैर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं सीख सकते, क्योंकि हम लोग ने फार्माकोकाइनेटिक्स में बहुत वीक हो गए। क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स जो हमने पैथोलॉजी, मॉडर्न पैथोलॉजी में हर चीज का फार्माकोकाइनेटिक्स सिखाते हैं, एंट्री होने के, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जाने के, इसके एक्सक्रीशन कहाँ से होते हैं, यह तक दिखाते हैं।
لیکن ہمارے فارماکوکائنیٹکس میں ہم نے صرف کیا لکھ کے رکھے مصفی مبرد، اس کی آگے جو ہمارے جو فارماکوکائنیٹکس ہے وہ اس کے لیے آپ کے لیے فزکس کی ضرورت پڑتی ہے، فزکس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ صلابت اگر کریٹ ہو تو فزکس کو، جسے دماغ میں اگر صلابت شروع ہو گیا، یعنی دماغ اگر ایٹروپی کی طرف چلے گیا، اس دماغ میں ایٹروپی یا سینل ڈیجنریشن ایک صلابت، ایک سلیب ہو گئی، خشکی ہو گئی دماغ کے اندر، ماڈرن کے حساب سے سمجھو ایٹروپی لکھیں گے ہم اس کو، ایٹروپی کو خشکی کے اعتبار سے اعصاب میں خشکی ہونے والے تمام علامت، whether it is Alzheimer's ہو، whether it is dementia ہو، whether it is Parkinsonism ہو، جو بھی ہو، اس علامت کو، اس خشکی کی علامت کو ہم نے ٹریٹ کرنے کے لیے اگر اپنی کلیات اگر مضبوط ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سر ہرمس کی کیا ہے محرک اعصاب یا مقوی اعصاب دوا نہیں بولیں گے، آپ یہ پوچھیں گے ہرمس میں مبردات کون سی ہے، کیونکہ تاکہ مجھے رطوبت کو مغلظ اور مبرد مرتب یا رطوبت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ حرارت بھی پیدا کرے، وہ اسی کون سی دوا ہے ہرمس میں، تو ہم بولیں گے اس میں تمہارے پاس ذہین ہے، شربت عناب ہے، انگوری ہے، اچھا ٹھیک ہے تو یا صفوف مبرد ہے، تو ہم بولیں گے وہ ہماری پارکنسن ڈیزیز پیشنٹ ہم اب اعصاب دینے کے بجائے یا ہم دوسرے مقوی دماغ جو بھی ہو وہ نام ہٹا کے ہم بولیں گے بابا اس کو تبرید کی ضرورت پڑتی ہے یا ترتیب کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کی دماغ کی ایٹروپی کم ہو جائے، خشکی کم ہو جائے، تاکہ اس کے اعصاب کے اندر سے اسیٹائل کولین جو بھی کیمسٹری میں جو چینجز ہو یا کیمیکل چینجز ہو صحیح ہو سکے، سمجھا؟ یہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے لیے اگین ہم کو کام آتے ہیں کلیات کے. اب آپ کو ایک چیز یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک چھوٹی چھوٹی مثال کے تھرو ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں کون سی فزکس آپ کو خالی رائٹنگ سے ہی سمجھ میں. ابھی فار ایگزامپل فارماکوکائنیٹکس کے حساب سے ایک آتے ہیں حرارت اور بردت، کل ہم نے لاسٹ لیکچر میں اگر کسی کی وجہ سے باڈی میں حرارت اگر ایکسٹریم چلے گیا تو اس کی نقصان کیا ہے؟ اس کی نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر یبوست پڑے گی، سوال ہی نہیں، کامن سینس ہے، ریشنلی کیا بولے حرارت بڑھے تو خشکی بڑھ، اب حرارت بڑھ گیا خشکی گیا، خشکی اگر بڑھ گئی تو ظاہر سی بات ہے قوت جاذبہ جذب کرنے کی صلاحیت بڑھے. اگر ایک آدمی نارمل پیشاب کرتا ہے، اس کو اچانک پیشاب کم ہو گیا تو ہم لوگ ادھر کی سوال پوچھنے کے وجہ سے اس کو کیفیت کے تھرو معلوم کرنے کی کوشش کریں. کیفیت کے تھرو کیسے؟ گرمی کا سیزن ہے، پانی کم پی رہے، باہر کام کر رہے، باڈی حرارت بڑھ گیا، حرارت کی وجہ سے اس کے اندر خشکی بڑھ گیا، اس خشکی کی وجہ سے اس کے اندر قوت جاذبہ اور بڑھ گیا، اس کی وجہ سے اس کو الگئی ہو گیا، یعنی کہ پیشاب کم ہو گیا، یعنی کہ پیشاب میں کمی آ گئی. اب اس پیشاب میں کمی کو کیمسٹری کی وجہ فزکس کرنے فائنڈ آؤٹ کیا، حرارت بڑھ گئی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یا ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے، ایلوپیتھی ڈاکٹر بھی سب سے پہلے یونانی سے علاج کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم؟ پانی خوب پیو یا مشروبات پیو یا لکوڈ آئٹم پیو یا گرمی سے تو، کیونکہ وہ بھی اسٹارٹ کرتے فزکس سے. اگر کسی کو اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے، بار بار پیشاب آ رہا ہے، ہم نے سوچے بار بار پیشاب آ رہا ہے کیا ہے، یو ٹی آئی ہے کیا، شوگر ہے کیا، ڈائبیٹک تو نہیں، ڈائبیٹک انسیپیڈس تو نہیں، یا سسٹائٹس تو نہیں، یا کوئی یہ نہیں. اس کی وجہ کیفیت سے اگر سوچے بھائی رطوبت بڑھ گیا، سیلان بڑھ گیا، باڈی میں رطوبت بڑھ گیا، تو اس رطوبت کو کم کرنے کے لیے ہم کو خشکی چاہیے. اب وہ حساب سے یہ رطوبت بڑھنے سے سلسل بڑھ ہو سکتے ہیں، بڑے فراش ہو سکتے، جو ایک گلاس پانی پی رہے اتنا اس کا پیشاب آ رہا ہے. تو وہ حساب سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ یاد رکھو، اس میں کنفیوژن نہیں رہتے. اگر تم کلیات کے تھرو ٹریٹمنٹ کرنا شروع کیا تو تم کہیں بھی کنفیوز نہیں ہوں گے اور غلطی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں برانچز نہیں ہے. کسی کو پیشاب کم ہو رہا ہے وہ سب سیکنڈری، تم بولیں گے بابا میل پیشنٹ ہے، پروسٹیٹس ہو سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے، یہ آپ کو مجبور کریں گے ڈائیورسیفائی ہونے کے لیے، اس کی مختلف اس میں جانے کی کوشش کریں. یہاں آپ کو یاد رکھنا
कैफियत में ही रहना है, ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं। खुश की तरी खुश की तर बाहर रहता बाहर, ये चार कैफियत के अलावा ज्यादा मजीद आपको खोजने की जरूरत नहीं है, समझा। तो यहाँ आपको अगर सपोज चीज के ऊपर, कैफियत के ऊपर आपको मालूम पड़ा, कैफियत हमेशा याद रखने का, कैफियत एक सबब है। कैफियत हमेशा किधर काम करता है, कैफियत हमेशा जोहर पे जो काम करते हैं वो अलग है। जैसे हमने बोला कि किसी ने पूछा कि इसको एक और निचोड़ समराइज करके बताओ, फाइल का मफूल के ऊपर असर करना, फाइल का मफूल के ऊपर असर करना, यही है ना दुनिया का दस्तूर, फाइल का मफूल के ऊपर असर करना, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं रिएक्शन भी। फाइल का मफूल के ऊपर असर करना, फाइल कौन है, कैफियत, मफूल कौन है, जो मादा हो या जोहर हो, कि इसको इसके ऊपर आके असर करना है। अब तुमको इसको ये दिख रहा नहीं, उसको समझ में, तुम्हारे सेंस ऑर्गन से फाइल समझ में नहीं आ रहा, कम से कम तुम्हारे फाइव सेंस ऑर्गन से इस अलामत को देख के अंदाजा लगा सकते इसका फाइल क्या है। जैसे गरम मसाला लाके रख, उसके अंदर की वो तुमको थोड़ी दिख के आ रही, तो प्राइमरी कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर तुम फाइव सेंस ऑर्गन से मुंह में चबा के देखी, अगर तुमको कोई हाथ में दिया साहब ये क्या चीज है, तो कुछ लोग क्या करते, सूंघ के देखते, चबा के देखते, तो अगर तेज लग रहा है तो फौरन बोलेंगे इसकी कैफियत गर्म है, नो डाउट। नाम मुझे नहीं मालूम ये क्या नाम से जानता है इसकी साइंटिफिक, लेकिन इतना मैं जानता हूँ ये तेज है, ये हरारत पे हीट प्रोड्यूस करना, इतना मैं जानता हूँ। या कोई खट्टी चीज खाने से थोड़ा सा आपको खट्टी खट्टापना लगे तो बोले नो डाउट इट्स एंटी सफरा है, ये बलगम को बढ़ाने वाले। तो ये चीज याद रखने का ये काफी है हमारे लिए, ये काफी है ट्रीटमेंट के तौर। अगर समझो किसी के सामने बहुत फॉर्मली लेक्चर लेना है, कैजुअली, जैसे मैं लेक्चर लेता ऐसे कैजुअली नहीं, फॉर्मली आपको लेक्चर लेना है, तो आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन करना पड़ेंगे, चीज की कंटेंट बताना पड़ेंगे, हाउ डज इट रिएक्ट। हमारी जो फिलोसफी सो रैशनल है, सो लॉजिक है, उसमें मैथमेटिक्स के से आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं। आपको मालिए शब्द खुश क्रिएट कुछ की, अगर ये मेरी स्मूथ मसल के ऊपर ये बूसट पैदा कर रहे, तो मेरी वॉलंटरी या इनवॉलंटरी तमाम मसल के ऊपर भी असर करेगी। ये नहीं कि एक मसल पे असर किया दूसरे मसल के ऊपर असर नहीं कर। तो इस एतबार से हरारत एंड बरूदत दोनों किसी कुव्वत को बढ़ाता है, जैसे हरारत और बरूदत, साथ में ये बूसट एंड रुतबत, ये चार चीज बॉडी की पावर पर कैसे असर करती है, इसको थोड़ा सीखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। जैसे कोते मासिका बढ़ाने के लिए मैं सर्द खुद इस्तेमाल करूं या गर्म खुश्क इस्तेमाल, दोनों में कोते मासिका है। ओके, कोते मासिका के मुझे कोते दाफिया बढ़ाना है, उसमें गर्म तर में भी है, तरी में भी है, बारिश रतब में भी कोते दाफ। तो कोते दाफिया कैसे बढ़े, कोते मासिका कैसे बढ़े, कोते हर कुव्वत के पीछे क्या कैफियत काम करता है वो जानने के लिए कुव्वत का भी एक कुव्वत क्या करता है उसके ऊपर भी जानना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे जितनी अदना सा छोटा सा इश्यूज भी उठा के देखो तुम कुलियात, मिसाल के तौर पे जैसे बर्स, ओके, बर्स ने कुली तौर पे बलगमी अम्बाज माना, कुली तौर पे, क्योंकि कोई ना कोई फंक्शन कम हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है, तो जो भी फंक्शन कम हो रहा है, हाइपो है, डेफिशिएंसी है, हाइपोपिगमेंटेशन, हर चीज को हमने ज्यादातर बलगम के ग्रुप में डाला है, और जितने भी हाइपर में सब सफरा में या उसमें डाला। अब मजमूई तौर पे हमको मालूम है बर्स एक बलगमी अम्ल, इसका मतलब ये नहीं कि नाक से गिरने वाली बलगम बिल्कुल नहीं है, तो एक मफहूम है बलगम, यानी कि ठंडक, कमी, माइनस, नेगेटिव, लो एनर्जी को भी बल, हाउ यू फील बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं हाउस योर मूड, टुडे आई एम लो फील कर रहे, लो फील मतलब टुडे आई एम सो बलगमी, मैं सुस्त लग रहा, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे करने की मूड नहीं। कुछ लोग आज मैं सफराऊ, मैं तोड़ फोड़, आज एकदम आज तो मैं एकदम हंगामा मचाऊं क्योंकि आज सफा के मूड में,
तो हर आदमी में आता है वो। जिस बलगमी में कभी सफरा उछलता है, सदा में भी सफरा उछलता है, दोनों सब में सब उछलता रहता है कि इसमें क्या चीज किधर कैसे काम इसको छीनना किसको छीनना। अब बलगम को हमको मालूम मजमूई तौर पे बलगमी है कौन सी, बस अगर आप एकदम और जुजी तौर पे कुव्वत ज़ईफ कौन सी ज़रूरत, अब कुव्वत नामिया, कुव्वत मुसव्विरा, कुव्वत जैसे बहुत सारे कुव्वत तबिया के अंदर में एक तस्वीर कुव्वत नामिया, कुव्वत मुसव्विरा है, यानी अपनी कुव्वत के जरिए वहां जो तस्वीर देना चाह रहे, ब्लैक कलर देना चाह नहीं दे पा रहे, या एक चीज को एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, या ग्लूकोज को दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, या प्रोटीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे, जो होना चाहिए नहीं हो रहे, तो वहां भी हम ये सोच रहे कि कहीं ना कहीं एक फंक्शन के अंदर कमी आ गई। तो यहां तक कि जुज़वी तौर पे भी अगर हम आए तो वहां भी हम कुलियात को नहीं छोड़ना, वेदर इट इज मेलानिन पिगमेंटेशन कम हो रहे हैं, मेलानोसाइट्स का काम करना छोड़े, मेलानोसाइट्स काम करना छोड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां भी किस कुव्वत के थ्रू, जैसे अभी मैंने अब बेल्थी दे दिया, बेजराकी दे दिया, या बेजराकी से भी बर्थ सही होता है, बहुत जगह पे मैंने सिर्फ बेजराकी नौशाद अली दवा से ही बच्चे को उनकी बर्थ सही हो जाता है। ये नहीं कि मुझे सिर्फ बापची देना है, सबको बरसी देना है, दवाएं बरसी देना नहीं, क्योंकि कुलियात आप इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे बाबा यहाँ तो थोड़ा सा जरूरत बढ़ा ये करके देना। तो इस चीज को याद रखने का कैफियत को हमने पढ़े, कैफियत के साथ में जो जोड़ने वाली जो फाइल के साथ जो जोड़ने वाले मफूल को भी समझने की कोशिश करो अगर आप, ताकि जैसे सोरियासिस हो गए तो आपको मालूम है कि सोरियासिस सौदा की वजह से आने वाले बीमारी आपको कैसे मालूम पड़ा, आपको कैफियत नहीं देखी, लेकिन कभी मरीज आके बोलेंगे मुझे ठंडे के मौसम में मेरे बीमारी बढ़ रहे हैं, आपको मालूम पड़ा है सर्दी में बढ़ रहा है, ये खुश खबराज है, मुझे झाड़ने से बीमारी बढ़ रही है, बस आपको मालूम पड़ा कैफियत के कुलियात के हिसाब से खुश्की की अमराज है, या कोई भी खुश्क ज्यादा चीज खाने से मुझे बीमारी बढ़ रहा है। अब एक आदमी बता रहे कि उस चीज को मैंने अंदाजा एक चीज नजर से मैंने देखी पूरी चिल रहा है पर कैरेक्टर हो रहे, तो उससे भी आप अंदाजा लगा कि बीमारी खुश्की अक्सर होती है। तो आपको कुलियात कैसे समझेंगे, क्योंकि आपकी तकवा और आपके 5 सेंस ऑर्गन अगर परफेक्ट है तो जरूरी नहीं कि आपको फाइल ही समझ में है, मफूल काफी है। जैसे कोई खेती में गया, खेती सूखा हुआ है, तूने बोल दिया लिख दिया ये एकदम हार खुश्क है, यानी इतना तो परफेक्ट है, खुश्क जमीन, पानी का मतलब कहीं रुतूबत का कमी है, तो किसी ने पूछा आपको कैसे मालूम पड़ा, आपने रुतूबत देखा नहीं, ये भाई खेती सूखा हुआ है या खेती तर है या खेती के अंदर पानी भरा हुआ है, तो वही सबसे अंदाजा है। तो ये दोनों टूल जो है, कौन सी दोनों टूल, कैफियत का ये दोनों टूल लेके चलो फाइल और मफूल को, कभी मफूल के थ्रू फाइल को समझो, कभी फाइल के थ्रू मफूल को समझो, कभी दोनों अपने को इम्पोर्टेंस देते। मिसाल के तौर पर जैसे गरम मसाला है, तो फाइल से जल्दी अपने को समझ में नहीं मतलब वो चीज देख के तो कोई बता नहीं सकते, मतलब समझो अरे यार ये गरम मसाला, जब तक आप छकेगा नहीं, आपको एहसास नहीं होगा, तब तक आप नहीं बोल सकते गरम मसाले या गरम मिजाज की। तो जैसे कि बीमारी के ताल्लुक से जब आप ये जितना पढ़ते जाएंगे, जैसे कैफियत पढ़ते जाएंगे, तो आप लोग को और एक मजा आएगा, आपके क्लिनिक में कम से कम दवा इस्तेमाल करना आप शुरू करेंगे, यानी 10-15 दवा से खेलते रहेंगे, 10-15 दवा से खेलते। अभी मेरे पास जैसे भी समझो बलगम से रिलेटेड कोई भी डिजीज आता है, जैसे घुटने दुख रहे हैं, घुटना सूज गया तो घुटना दर्द हो रहा है, बलगम आ रहा है, छींके आ रहा है, खांसी आ रहा है, मतलब कुछ लोग बोले मुझे बाल सफेद हो रहे हैं, सब चीज में मैं बुखार आ रहा है बार बार, मैं अफसल देता हूँ। अगर मरीज बलगमी, अगर मरीज सफरावी, यही बलगम के अमराज बात है, तो मैं उसको सर्द खुश्क दवा देता हूँ, माजिदी लिख के देता हूँ। दोनों में मेरा मकसद उसको रुतूबत को कम करना है, लेकिन 2 जगह 2 दवा इस्तेमाल कर। कुछ लोग होते हैं आपकी दवा से मुझे नुकसान है, दवा की प्रॉब्लम नहीं है, समझा, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वो कुलियात न जानने की वजह से। ओके, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज थोड़ा डिस्टर्ब हो, मैं डिस्टर्ब इन द सेंस यहाँ थोड़ा सा
रेंज का भी मसला है। इंशाल्लाह जब हम सिटी पहुंचेंगे तो तफसील से और धीरे धीरे हम लोग एक टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।